यूपीएससी के लिए हमेशा बिहार गढ़ माना जाता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखे तो मतलब एक गढ़ था वो बिखरता नजर आ रहा है। द पावर, द अथॉरिटी, जो कि या तो दो तरीके से आती है, एक पॉलिटिक्स होती है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन होती है ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। बिहार की राजनीति, ये जो कास्ट बेस्ड राजनीति होती है, ये बिहार को पीछे धकेल रही है। आपने अच्छा सवाल पूछा है, इसका जवाब फिर से वो कलेक्टिज्म के ऊपर में जाता है। कुछ महिलाओं से हम मिले और कुछ लोगों से भी मिले तो उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया जा रहा है और लड़कों को जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है, या फिर यहाँ के लोग जो है उनके माइंडसेट की बात है, या फिर सरकार कुछ इस तरह से जो है कि महिलाओं को ज्यादा एम्पावर कर रही है और वहीं लड़के पीछे होते जा रहे हैं। आरजेडी और तमाम पार्टियां हैं जो अपने अलग अलग वादे कर रहे हैं, लेकिन हम अगर आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव अपने संकल्प पत्र में पहला ही पॉइंट लिखते हैं कि हम हर युवा को सरकारी नौकरी देंगे। क्या लगता है ये पॉसिबल है? बिहार के वो लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ते हैं और कुछ कर लेते हैं तो फिर वो बिहार वापस नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि हमने वो चीज़ अचीव कर लिया है जो कि बिहार में जाकर के बैक हमको फिर से शुरू करनी पड़ेगी। अभी हम बिहार के गया जिले में हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगभग 4 रिसर्च पेपर और 25 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, और उनकी 2 किताबें मेरे पास हैं, जिनमें से एक है ट्राइबल ब्रेवहार्ट और दूसरी ब्रांड हेमंत। इन किताबों के बारे में तो हम आखिरी में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका जेएचएस न्यूज में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। आई एम अचल प्रियदर्शी, मेरा नाम हुआ, एंड मैं बेसिकली यू कैन से लाइक आई एम फ्रॉम बिहार गया, बट पिछले 20 ईयर्स से मैं रांची में रह रहा हूँ एंड रांची मेरे लिए कर्मस्थली रही है। मैंने रिसर्च किया है, मैंने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी। बीच में मैं दिल्ली पे गया था, वहाँ के IAS में मैंने सर्व किया एज यूपीएससी फैकल्टी एंड मेंटर, एंड अभी मैं बुक्स में हूँ। अच्छा, तो जैसे कि हमारी चुनावी यात्रा चल रही है जी, और बिहार में है और हम बिहार के चुनाव के बारे में चर्चा ना करें तो मुझे लगता है चर्चा अधूरी रहेगी। तो शुरू यहीं से करते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, आरजेडी, एनडीए और भी अलग अलग पार्टियां हैं, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? आप मान सकते हो कि बिहार इलेक्शन की जो इलेक्टोरल कैंपेन है वो कहीं ना कहीं प्रशांत जी ने इस ईयर के शुरू से ही स्टार्ट कर दी थी, जब उन्होंने ये बात बोली थी कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे। जो हमने एक मूवमेंट, जो जन स्वराज का मूवमेंट है, उसको पॉलिटिकल एंगल दिया था। और विपक्ष ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने इस चीज को इस हिसाब से हाईलाइट करने की कोशिश की और लिया भी, जैसे पाकिस्तान मीडिया में दिखता है कि ये बिहार इलेक्शन को लेकर के रनिंग गवर्नमेंट की एक कहीं ना कहीं से ये एक कह सकते हो कि स्कीम है, एक ऑपरेशन है। अब जब आप जैसे जैसे डेवलपमेंट देखते हो, उसके बाद वोट चोर गद्दी छोड़ो वाला मूवमेंट होता है, उसने सरगर्मी बहुत बढ़ाई थी एंड दशहरा छठ आते आते तक में सब पॉलिटिकल पार्टी फिर एक्टिव हो चुकी थी। तो या आप कह सकते हो कि जो जेनेसिस थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी वो अब कहीं ना कहीं अपने मुकाम पे पहुंच रही है। अच्छा, आप यूपीएससी के बच्चों को भी प्रिपरेशन कराए हैं और लंबे समय से आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज उस बिहार का स्थिति, शिक्षा का जो स्तर है, इतना गिरता क्यों जा रहा है? बेसिकली बहुत सारे जो फेजेस है बिहार ने फेस किए हैं, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज। आप जिस फेज के बारे में बात कर रहे हो वो तो बहुत एंशिएंट टाइम की बात है, हम तो चाणक्य की भूमि भी रहे हैं। लेकिन फिर आप डिटेरियोरेशन देखते हो कॉलोनियल पीरियड के बाद में और खास करके मॉडर्न पीरियड के टाइम में। मेरी एक बुक भी आई है उपकार प्रकाशन की ओर से, बिहार जी के पॉइंटर। मैंने इसमें मेंशन किया है कि अराउंड 50s और 60s के अराउंड में, या इनफैक्ट 70s में भी आप मान लो, शुगर केन का जो भी आउटपुट होता था इंडिया में, उसमें 1/4 यानी कि 25% से ज्यादा बिहार कंट्रीब्यूट किया करता था और ऑलमोस्ट 30% हॉर्टिकल्चर के फील्ड में भी किया करता था। इट मीन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिहार प्रॉस्पेरस था और उस प्रॉस्पेरिटी को एजुकेशन से, हेल्थ के साथ भी आप जोड़ सकते थे। बट उसके बाद आप देखते हो कि एक पीरियड आती है, डार्क पीरियड आती है, एंड जिसने जनरेशनल गैप और शिफ्ट क्रिएट किया है। अच्छा, यूपीएससी के लिए हमेशा बिहार गढ़ माना जाता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखे तो ये जो मतलब एक गढ़ था वो बिखरता नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बिखरता नजर आता होगा, बट चार्म यहाँ पे लोगों को रहती है क्योंकि ये सिक्योरिटी देती है एंड लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट इनटू
द पावर, द अथॉरिटी, जो कि या तो दो तरीके से आती है, एक पॉलिटिक्स होती है, दूसरी पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू उनसे आती है। तो पीपल जनरली रिलेट कि अगर हम इसमें जाएंगे तो अपनी स्थिति और आसपास की स्थिति बदल सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन के हिसाब से इसमें बात कर रहे हैं कि गढ़ बदल रही है, तो चेंजेस इन द पैटर्न इज मोस्ट लाइकली, जो कि 2013-14 में हिंदी भाषी को लेकर के हुआ था। बट फिर भी लोग इतने अभी भी इंथुजियास्ट है अपनी प्रिपरेशन को लेके, और वो रिजल्ट देते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि जो बिहार के जो युवा हैं या फिर बिहार के वो लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ते हैं और कुछ कर लेते हैं, तो फिर वो बिहार वापस नहीं आना चाहते हैं। ऐसी क्या वजह है? फोमो यू कैन से, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो जिंदगी में हम टेंडेंसी को वेरीफाई कर पाते हैं। उनको लगता है कि हमने वो चीज अचीव कर लिया है जो कि बिहार में जाकर के बैक हमको फिर से शुरू करनी पड़ेगी, कल्टीवेट करनी पड़ेगी, एंड कल्टीवेशन इज रियली डिफरेंट टास्क, और दैट इज अ वेरी कलेक्टिव टास्क आल्सो। आप ऐसा कलेक्टिव अगर आप एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते हो तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन भावनात्मक रूप से मैं मानता हूँ कि लोग फिर भी कनेक्ट रहते हैं, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये एक इनसिक्योरिटी रहती है कि अब जिस चीज को हमने फेस किया है और जहाँ पे हम आए हैं उस चीज को नहीं छोड़ा जाए। तो या दिस इज द वन रीजन कि वो वापस नहीं आते हैं। बट आप जैसे देखो, प्रशांत जी हैं, शांभवी मैम हैं, और भी जो भी यंग जनरेशन है, तेजस्वी जी भी बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने टीआरई का सिस्टम, जब उनकी सवा साल की गवर्नमेंट थी, एंड इवन हमारी जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उनमें भी बहुत सारे ऐसे यंग विधायक हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे ही करके एनवायरनमेंट बदल सकता है। अच्छा, करंट सिनेरियो की बात करें अगर हम, तो जिस तरह से आरजेडी और तमाम पार्टियां हैं जो अपने अलग अलग वादे कर रहे हैं, लेकिन हम अगर आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव अपने संकल्प पत्र में पहला ही पॉइंट लिखते हैं कि हम हर युवा को सरकारी नौकरी देंगे, हर घर में एक नौकरी देंगे, और ये हम तब करेंगे जब हमारी सरकार आती है, 20 दिन के भीतर ऐसा अधिनियम लाएंगे। क्या लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि एज अ गवर्नमेंट ये बहुत बड़ा वादा है उनके तरफ से जी। पॉसिबिलिटीज कितनी लगती हैं इसमें? देखिए, कोई भी चाहता है कि पहले वो गवर्नमेंट फॉर्म करे ताकि वो ड्राइविंग सीट पे आ सके किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो हाँ, एग्जैगरेटेड ये चीजें एज अ पॉइंट ऑफ टाइम फॉर नाउ लगती है, बट इसकी कुछ कुछ जो ग्लिम्पसेस हैं वो आप देख सकते हो उनकी पूर्ववर्ती सरकार में, जब वो पार्ट उसके रहे थे। जैसे मैंने अभी मेंशन किया था, टीआरई वगैरह एग्जाम्स हैं, मानता हूं कि हर घर में ना दे पाए, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल उसकी कॉजेज रहेंगी, तो वो उसको फंडिंग कहाँ से करेंगे, सोर्सिंग कैसे करेंगे। बट अगर वो किसी क्षेत्र में 1-2 नौकरी भी हर मोहल्ले में दे पाए, या हर परिवार में, मतलब 10 परिवारों के बीच के समूह में 2 लोगों को भी दे पाए, तो वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदलने में, लैंडस्केप को बदलने में। क्या लगता है आपको कि बिहार की राजनीति, ये जो कास्ट बेस्ड राजनीति होती है, ये बिहार को पीछे धकेल रही है? आपने अच्छा सवाल पूछा है। इसका जवाब फिर से वो कलेक्टिज्म के ऊपर में जाता है। कलेक्टिवली अगर आप देखते हो, जब से इसमें बहुत सारे इम्पेरेटिव्स हैं सौरभ, जिसको आप ध्यान में रखा जा सकता है। जैसे कि कास्ट बेस्ड सेंसस की भी हमने बात की है, तो फिर मेरा ये सवाल फिर आप लोगों से भी रहेगा, क्या उसके बाद फिर देश हमारा पीछे जाएगा? एंड क्या वोटिंग पैटर्न्स भी फिर उसी हिसाब से होंगे? आप यूपी से आते हैं तो क्या फिर वेस्टर्न यूपी पूरा का पूरा स्वे अवे जाटलैंड के हिसाब से हो जाएगा? तो इसके बहुत सारे मैट्रिक्स होंगे, डायमेंशंस होंगे, डायनेमिक्स होगी, देखने लायक है। बिहार इसीलिए इसके बीच में आ जाता है, या इसको एक साइट एज एन एग्जांपल कर दिया जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली आप किसी पैरामीटर में नीति आयोग का देखो, चाहे इंटरनेशनली देखो, तो वो बैकवर्ड ही रहता है। तो ये बहुत ही अच्छे से वी एक्चुअली जंप टू द कंक्लूजन सेइंग दैट कि बिहार जात के हिसाब से ही या कास्टिज्म के हिसाब से ही बैकवर्ड है। लेकिन जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रशांत जी ने भी जैसा बोला है कि कास्टिज्म तो ऑल ओवर इंडिया में है ही, बस उसका स्वरूप अलग अलग है। तो या अच्छा, आप कई बार प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो टीवी डिबेट्स में जाके 130 से 140 सीट का वादा कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमने पूरे बिहार में पदयात्रा की और मैं बिहार में बदलाव ला सकता हूँ, और वही विपक्ष जो है उनको हमें ये कह रहा है कि ये सिर्फ धंधा करने आए, मैं वर्ड ये यूज करूंगा क्योंकि उनका काम जो भी रहा है पीछे के समय में, तो वो धंधा करने आए और धंधा करके फिर निकल जाएंगे।
देखिए, पॉलिटिक्स में कोई भी नया स्टार्टअप आ रहा है, ये प्रशांत जी तो बिहार के आप लैंडस्केप में देख रहे हैं, मैंने ब्रांड हेमंत लिखी है, उसमें जयराम महतो जी का भी हमने देखा था, और वो भाषा विवाद को लेकर के चीजों को लेकर के उन्होंने वहां पे अपना बैकग्राउंड बनाया था, और उनको वहां पे बहुत सारी मतलब ही गॉट अ ट्रेमेंडस सक्सेस देयर। तो वो पोस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोगों में नया उत्साह, युवा जोश, एंग्री यंग मैन का जो एक ट्रेट होता है, सिम्टम होता है, जो हम अमिताभ बच्चन की फिल्मों से हम रिलेट कर पाते हैं, उस चीज से रिलेट करने के लिए कि इफ पीपल आर एक्चुअली डिसेंट, तो वो डिसेंसी एग्रेशन से ही आएगी। ये कारण आप कह सकते हो कि ही सिम्स वेरी एग्रेसिव एंड एग्जेगरेटेड बोथ पॉलिटिकली, बट मैंने जैसे बोला कि हर घर जैसा फिजिबल नहीं दिखता है एट अ टाइम, वो 130-40 भी फिजिबल नहीं दिखती है एट अ टाइम, बट लेट्स सी, लोग एक बाल्टी पानी की बात करेंगे तो एक मग निकल के आएगा ना। तो अच्छा, आपने 15 से ज्यादा किताबें जनजाति पे लिखी हैं, और जब अभी जहां हम बैठे हैं ये गया जी, यहाँ भी दलित बाहुल्य क्षेत्र हैं जी, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, तो आपका एक्सपीरियंस इनको लेके क्या है? क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक मुद्दा होता है दलित, दलित को साधने का जो उनका मुद्दा है, और वो हमेशा कहते हैं कि हम दलितों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। आप इनके साथ रह के काम किए हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से अगर सरकार काम करे तो ये चीजें बदल सकती हैं, दलितों के लिए अच्छा हो सकता है? तो इसमें मैं 2 साइटेशन दूंगा कि गया जो कंस्टिट्यूएंसी है, दैट इज द बिगेस्ट कंस्टिट्यूएंसी या फिर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे दलित पॉपुलेशन है इन बिहार, एंड मेरा रिसर्च फील्ड रहा है वो ईस्टर्न सिंहभूम का मुसाबनी क्षेत्र इलाका, घाटशिला का इलाका रहा है, जहाँ अभी भी बाई इलेक्शन झारखंड के हो रहे हैं, एंड आई एक्चुअली वर्क विद द ट्राइब देमसेल्फ। तो अगर आप सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखते हो तो उनकी कंडीशन बहुत पैरेलल उसमें निकाले जाते हैं, बट एंथ्रोपोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस दिखती है, कल्चरल भी दिखती है डिफरेंसेस। रही बात दलित की, दलित को लेकर के लोग बात करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, अपने व्यूज देते हैं, राय रखते हैं, तो ये बात मानिए कि दलितों की संख्या अथाह है, और उनको रीच आउट हर फेज बाय फेज में कर पाना ही उसका एक वायबल एक सॉल्यूशन रहेगा, रादर कि एक जनरेशन में आप उनकी स्थिति को, वास्तु स्थिति को बदल दो। मान भी लेते हैं कि अगर किसी दलित समुदाय से अगर कोई आईएएस भी बन जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि उसने पूरा का पूरा एम्पावर्ड कर लिया है अपने फैमिलीज को या बैकग्राउंड को, तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर डिटोरिएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो किसी चीज में वैल्यू ऐड करना इज ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें हर किसी को शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा, जैसे हम विमेंस की कंडीशन के साथ लग रहे हैं। अच्छा, मैं जैसे बिहार में बहुत टहल रहा हूँ और काफी जगहों पे गया, तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ महिलाओं से हम मिले और कुछ लोगों से भी मिले, तो उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया जा रहा है और लड़कों को जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है? या फिर यहाँ के लोग जो है उनके माइंडसेट की बात है, या फिर सरकार कुछ इस तरह से जो है कि महिलाओं को ज्यादा एम्पावर कर रही है और वहीं लड़के पीछे होते जा रहे हैं? देखिए, अगर थोड़ी सी इसमें आप एक एंगल जेंडर स्टडीज की भी डालिएगा तो इट बिकम्स वेरी क्रूशियल एंड सेंट्रल स्टेज की वुमेन को आपको थोड़ा आइसोलेट करके उस प्रोसेस में एम्पावर करने के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ेगा। एंड गिवन द फैक्ट दैट कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा रहता है जिसमें बहुत सारी रिफाइनरीज के बाद चीजें उनके पास पहुंच पाती हैं या एक्सप्रेशंस उसके पास पहुंच पाते हैं, तो अगर डायरेक्ट ऐसा कुछ इंटरवेंशन सरकार करती है खुद वाया देयर पॉलिसीज इन द फॉर्म ऑफ लाइक कैश ट्रांसफर बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ 10,000, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे फेस्टिव सीजन था तो उनको रिलीफ मिलती है, या फिर 35% ऑफ जॉब, तो वो आप कह सकते हो कि देखो जेंजीज फील कि उनके टाइम में हालात बदलते हैं, उनकी एक्सपोजर जो है वो ग्लोबल हो चुकी है। अभी से 20-25 साल पहले की बात करते हैं तो हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, टीवी से भी हम बहुत लेस हम डिराइव करते थे अपने एक्सप्रेशंस को। तो अब हर किसी में एस्पिरेशन वैल्यू बढ़ चुकी है, हर वुमेन चाहती है कि जो एक वुमेन या एक गर्ल जो मुंबई में रहती है वो जैसे बिहेव और एक्सप्रेस करती है वैसे मैं भी करूं। तो इस एस्पिरेशन के कारण ये जो इंटरवेंशन सरकार के हैं ये बहुत रेलेवेंट सिद्ध होते हैं, गिवन द फैक्ट दैट कि वो जो इक्वालिटी है, जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो भी समाज में
आप उसको समझ सकते हो कि वो भी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। मर्दों के बीच में भी होनी चाहिए कि औरत के साथ उसको कैसे बिहेव करें जब इस स्थिति के साथ उनकी स्थिति बदल चुकी होगी, और वुमेन को भी, मतलब क्योंकि हम सोसाइटी की ही तरीके से बात करते हैं, हम उनकी इक्वालिटी की बात करते हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो उन दोनों को तो एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। लेकिन बस ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ तो प्लेटफॉर्म आप नहीं दोगे तो वो सर्च कैसे करेगा उनका पोजीशन। आप शिक्षक हैं और आप काफी लंबा टाइम अपने जीवन का दे रहा है। अगर बिहार में कुछ ऐसी चीजें बदलनी हो जो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब बहुत ज्यादा गुणवत्ता बढ़ा सकती है, तो वो कौन सी चीजें होंगी? यहाँ ना आपको फंडामेंटल्स पे पहले ही बात है कि काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो सिर्फ एक कहने का मतलब ये है ना कि वो डिग्री नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअल में एजुकेशन होना चाहिए, वो पर्सपेक्टिव होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए। मैं एक बात इसमें बोलूंगा अपने रिसर्च फील्ड से, ट्राइबल ब्रेव हार्ट मैंने बुक भी लिखी है। जब मैंने आदिवासियों के बीच में गया तो उनकी जो इंडिजिनस जो नॉलेज सिस्टम है वो सरपास करती है जनरेशनली। वो ना कहीं नॉन ट्राइबल एरिया में एब्रप्ट हो जा रही है, और खास करके ये डिजिटल युग में जहाँ कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन या मोटिवेशन उठा लिया जाता है, उसका ना आप समझ लो कि सराउंडिंग को लोग भूल जाते हैं और इन आइसोलेशन चीजें उठा लेते हैं जो कि कभी कभी यथार्थ भाव के साथ नहीं जाती है। सेकेंड चीज जो मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं बिहार में लाता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बहुत ज्यादा क्रेज है, युवा पलायन कर रहे हैं। आप पलायन पे आते हैं, एजुकेशन पे जैसे आपने बोला कि उस पे भी एक्सपेंसेस बहुत है, इमोशनल एक्सपेंस बहुत है, क्योंकि टाइम बहुत देते हैं। एक आप देखोगे अगर पटना जाओगे, एक एस्पिरेंट जो यूपीएससी की फॉर्म भर रहा है वो प्यून चपरासी की भी फॉर्म भरता है। ऐसा क्यों है? दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, तो उसको इनसिक्योरिटी है। लेकिन जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो खर्चे भी कर रहा है। प्यून की तैयारी में 5-10 हजार का कोर्स मिल जाएगा, यूपीएससी में 2 लाख 4 लाख 5 लाख अगर आप बाहर रह रहे हो उसके साथ आती है। उसको ये क्यों बेयर करना है? तो क्यों ना ऐसा हो कि उनका जो फर्स्ट टाइमर जो एक्सपीरियंस हो वो बहुत ही मिनिमल रहे या इनफैक्ट फ्री ही रहे। और जब हम किसी भी यूपीएससी चाहे बीपीएससी तरह की तैयारी करें तो इस एडवांस स्टेज में जाकर के उसमें कुछ हम इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करें, उनसे आस्क करें, रादर कि हम शुरू से ही ये चीजें करते रहे। तो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली आई विश कि मैं कर पाऊँ। जैसे पलायन का बड़ा मुद्दा है, बिहार में काफी सालों से चला आ रहा है। बिल्कुल। और ये सबसे हर चुनाव का सबसे हॉट टॉपिक रहता है। और इसके लिए इतने सालों से सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही? क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि बिहार में लैंड की कमी नहीं है, चाहे तो सरकारें यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा सकती हैं, लेकिन इसके पीछे की एक वजह मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग जंगल राज की बात करते आ रहे हैं, और जंगल राज की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती है। तो सरकार अगर चाहे तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लग सकती हैं, और युवाओं को रोजगार यहीं पे मिल सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में चाहे वो युवा हो चाहे वो लेबर क्लास हो, वो बाहर जाके अपना भरण पोषण करने के लिए तैयार है। आई थिंक माइग्रेशन का जो इशू है बिहार में, इसको बहुत आइसोलेशन में देख लिया जाता है। माइग्रेशन होती है बिहार से, बट आप कभी पंजाब में जाओ, चाहे बेंगलोर में जाओ, चाहे तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में जाओ, व्हाट इज दैट एक्चुअली आस्क देम और अर्ज देम टू रिटेन देम? ऐसा क्यों होता है? जबकि भाषा विवाद भी हो रहा है, या बिहारी टर्म को एज एन एब्यूसिव टर्म भी यूज करके उनके साथ एसोसिएट किया जाता है, पर्सनल अटैक्स हो जाते हैं, बट व्हाट इज द रीजन कि वो कंटिन्यू कर पाते हैं? तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट इनसाइट्स के साथ देखता हूँ सौरभ, कि जैसे ना हम इस दौर में अगर रह रहे हैं जहाँ पे लोग एक्सपीरियंस इकोनॉमी को फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे कि कोई अगर आपके या मेरे उम्र का कोई यूथ है तो ही इज नॉट स्पेंडिंग ऑन होम्स और कार, रादर कि वो एक्सपीरियंस पे जाता है, वो डेस्टिनेशन पे जाता है। आप देखिए, एक मजबूरी तो है पलायन की, जो कि जेनेसिस में रहती है, रूट में रहती है, बट 2-4-5 साल के बाद जब वो बाहर रह रहे होते हैं तो वो जो सामाजिक टैबूज हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, जाति स्वरूप में, सामाजिक स्वरूप में, क्षेत्रीय भी आप देखोगे, मिथिला हो गया, मगध हो गया, शाहाबाद से आप रिलेट कर सकते हो, भोजपुर का इलाका हो गया, या फिर अंगिका का क्षेत्र हो गया है। इन सब में भी स्टीरियोटाइप्स बहुत हैं, स्ट्रगल बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे कंज्यूमरिज्म हो, वो इतना ल्यूक्रेट करती है कि वो सोचते हैं कि हम 10,000 कमा रहे हैं, कुछ पैसे भेजे, लेकिन एटलीस्ट देयर इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी, एंड शायद एट द बैक ऑफ सेंस देयर इज समथिंग कि मैं कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ जो शायद
फोमो क्रिएट कर दे बिहार में मुझे। बट हाँ, आप ये कह रहे हो कि सब कोई बात करता है इस चीज के बारे में। मैंने जैसे अपनी बुक में भी लिखा था कि 70s 80s तक हमारे पास डालमिया नगर था, फतुहा था, बरौनी तो है ही, मॉर्टन जैसी कंपनियां थी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब पटना, मोकामा, बरौनी इन सब के आसपास में ही थी। इनफैक्ट रोहतास जिले में सासाराम के आसपास डालमिया नगर भी था। तो चीजें स्प्रेड आउट थी। और मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं आऊंगा और आखिरी बार इसी चीनी मिल से बनी हुई चीनी की चाय पी के जाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ उनके भाषणों तक रह गया। आई होप कि वो समडे इट टर्न्स इनटू रियलिटी। ये हमारे लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी के लिए बात रहेगी, गर्व के लिए बात रहेगी। जब ये ऐसा चीज होगा तो इसका बहुत बड़ा और मेजर इम्प्लीकेशन होता है समाज पे, किसी स्टेट पे। तो ये चीजें रहेंगी कि वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम रहेगा अगर ऐसा हो पाता है तो। अच्छा, इवन मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मेट्रो सिटीज में हम लोग रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो गया, चाहे वो बैंगलोर हो गया, चाहे और भी शहर हो गए, जो बिहारियों के लिए, बिहारी शब्द एक गाली है बाहर, लोग वहाँ बिहारियों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं यूपी से आता हूँ, लेकिन मेरे आसपास कुछ ऐसे दोस्त हैं जो वो इस चीज को सफर कर रहे हैं। ये स्टीरियोटाइप जो है, ये क्या लगता है आपको कब तक बदल जाएगा? इवन आई होप सो कि इस स्टीरियोटाइप को जल्दी से ब्रेक किया जा सके, क्योंकि चीजें रहती हैं। देखिए, कोई भी अपने उस बदतर हालात की वजह से ही कोई माइग्रेट करता है, बिना एजुकेशन के, बिना उस एक्सपोजर के कि हम नई सोसाइटी में नए लोगों के बीच में, हम अगर अपने इस एज के बारे में बात करें, हम डेट भी करते हैं तो हम ब्लाइंड डेट पे चले जाते हैं, उसके बाद हम फॉलो अप भी नहीं लेते हैं। अब तो टिंडर और बम्बर का इलाका जमाना है जहाँ पे हम जज कर लेते हैं। आप इसमें समझिए कि कोई फैमिली लेके माइग्रेट करता है और वो जो भी एंथ्रोपोलॉजिकल और जो भी सोशियोलॉजिकली जो वैल्यूज है उसको ही रिटेन करता है। तो वो तो हम उसके चेंज नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इट इज अ वेरी टफ टास्क, बट उसकी शुरुआत एजुकेशन से, हेल्थ से, बेटरमेंट से, प्रॉस्पेरिटी से ही शुरू होगी, जो कि अगर आप घर नहीं बदलोगे तो आप उसके आसपास के भी एरिया को नहीं बदल सकते हो। अच्छा, मैं जैसे कि आपकी 2 बुक मेरे हाथों में है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ब्रांड हेमंत लिखने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? एक्चुअली जब आई गॉट एक्चुअली इंस्पिरेशन की कल्पना मैम की जिस हिसाब से राइज हुई थी, और जब हेमंत सर जब जेल गए थे तो उनकी जो पहली ही जो पब्लिक रैली थी दुमका में, वो सुपर हिट रही थी। तो उसके बाद मैंने उनकी जो अभी की क्षेत्र है गांडे विधानसभा क्षेत्र, उनमें मैंने उनकी एक रैली देखी, और रांची के बगल में खूंटी का इलाका है, मैंने उनका रैली वहां देखा, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस देयर विद द अपीयरेंस एंड जो लोग जिस हिसाब से इंथुजियास्टिकली जा रहे थे। स्टोरी बिकम मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आबादी के हिसाब से देखो तो 3.5 करोड़ की आबादी है एक राज्य की, 26.2% की ट्राइबल पॉपुलेशन है। महतूज भी जो वहाँ के हैं वो 15 से 25% के रेंज में ही है, एंड दे आर ऑन देश पार ओनली। तो मतलब एक गरीब राज्य है, 50% आबादी जिनकी ऑलमोस्ट गरीबी के अंदर में है, उसको रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से दिल्ली वगैरह में, मीडिया में भी आप देखो तो नहीं मिल पाता है। एंड सबसे बड़ी बात ये थी सौरभ की, एज एन इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, हेमंत सोरेन हैज गॉट द क्रेडिट कि वो दूसरी बार आए हैं, सक्सेसिवली आए हैं, चुन करके आए हैं। और लाइकवाइज रघुवर दास जी, जिन्होंने पहली बार 5 साल का टर्म्स कंप्लीट किया था, ही बिकम द सेकंड पर्सन ओनली। अब झारखंड की मूवमेंट की अगर आप बात करो तो ऑलमोस्ट 1908 से शुरू हो जाती है, जो कि 2000 में जाकर के वो फर्निश हो पाती है, अपने स्वरूप जो है आज का वो ले पाता है। इसमें बहुत स्ट्रगल रहे थे, अगर आप इसके बैकएंड में देखोगे तो जयपाल सिंह मुंडा से लेके शिबू सोरेन तक। लेकिन जैसे ही राज बनता है ना, 2005-6 तक तो मधु कोड़ा जी का राज आ जाता है, और इतने सारे मतलब आप देखो कि डार्क एजेस का टाइम झारखंड के पॉलिटिक्स में आ जाता है। तो जब जो राज, छोटा सा राज, नया राज्य जो अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा हो इस साल, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट किया जा सके ताकि लोग उसके बारे में जाने। एंड हेमंत सोरेन ने जिस हिसाब से पिछले 6 साल से लीड किया है, तो उन्होंने एक यू कैन से दैट कि कॉन्फिडेंस लाया है, ऑनेस्टी लाई है, कॉन्फिडेंस लाया है, एंड
आदिवासियों के अंदर में अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, एक्सप्रेशंस को लेकर के। अच्छा, जहाँ एक तरफ मेरा मानना है कि मोस्टली जो राइटर है वो लव के जॉनरा में पसंद करते हैं लिखना, ब्रेकअप पे पसंद करते हैं लिखना। आप ट्राइबल ब्रेव हार्ट्स और इस तरह की किताबें लिख रहे हैं, कौन लिखेगा पता हो आप? आदिवासी तो अपना लिखेंगे नहीं। और एक अफ्रीकन कहावत है कि unless the tiger start to write, no one is going to glorify them, everyone is going to glorify the hunter। तो बात है कि उनके कल्चर के बारे में कौन लिखेगा, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कौन लिखेगा। मेरा जो रिसर्च फील्ड, जैसे मैंने बताया, उसके 45-50 किलोमीटर के दायरे में हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका वो रंगपुर जो है उड़ीसा का वो इलाका है। मयूरभंज जो इलाका है वो कल्पना मैम का नेटिव प्लेस रहा है। तो इसके बारे में कोई स्टोरीज नहीं है, मतलब इसको सिर्फ लोग रिसोर्स के हिसाब से ही जानते हैं। और आपने तो वो मीम देखा होगा कि झारखंड को कौन जानता है। तो दैट वाज अ थिंग कि इसको थोड़ा था कि लाइक लव रोमांस जिनको लिखना वो लिख रहे हैं, अपने को भी कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। और एज एन ऑथर ये हमारी ऑब्लिगेशन भी हो जाती है कि कुछ हम मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में लिख करके। राइट, आखिरी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जेएचएस न्यूज के कैमरे पे आप युवाओं के लिए, और अभी चुनावी माहौल है, तो अगर वो वोट करने जाते हैं तो उनके मुद्दे क्या होने चाहिए, और क्योंकि जो उनके बिहार के लिए और देश के लिए बदलाव आप जो फील करते हो वोटर्स लोग, आप वो उसी पे वोट करना। आप सोए हुए मत हो जाना, किसी की बातों में मत आना। ये किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ के साथ ही रिलेट करता है। मैंने लास्ट ईयर झारखंड में भी देखा जिनको अपने अपने इश्यूज की बॉदरिंग थी, उनको कंसर्न था, उन्होंने उसी चीज को लेकर के इश्यू किया, वो वोटिंग किया है। तो रैदर कि आप कास्ट के हिसाब से देखो, आप पार्टी के हिसाब से देखो, आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस है, जिसको आप अगले 5 साल तक खींचोगे, झेलोगे, फेस करोगे, आप उसी के हिसाब से उसको वोटिंग करो। तो अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 2 किताबें जो अचल जी ने मुझे दी है, ट्राइबल ब्रेव हार्ट और ब्रांड हेमंत, काफी अच्छी किताबें हैं। और एक चीज और, ये किसी भी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं किताब तो डिस्क्रिप्शन में जरूर मैं इसका लिंक दूंगा। और थैंक यू सो मच अचल जी। थैंक यू सौरभ फॉर हैविंग मी।